सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे नीलकंठ। नीलकंठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका भाग 2 पढ़ चुके हैं हम, जिसमें महादेवी वर्मा बताती हैं कि ये मोर और मोरनी धीरे धीरे बड़े होने लगे और बड़े होने के बाद उनकी सुंदरता किस प्रकार से दिखाई देने लगी। महादेवी वर्मा ने उसका सुंदर ढंग से वर्णन और चित्रण किया है। आज के पाठ में हम पढ़ेंगे कि ये मोर और मोरनी वो जो चिड़ियाघर है उसमें किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, उसका बड़ा ही सुंदर मानवीकरण महादेवी वर्मा ने किया है। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा जी क्या कहती है। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर दिया। लेखिका कहती है कि नीले गर्दन होने के कारण महादेवी वर्मा जी ने मोर का नाम रख दिया नीलकंठ और उनके साथ रहने के कारण और उनके छाया के समान प्रतीत होने के कारण मोरनी का नाम रखा राधा। आगे वो बताती हैं कि उन्हें खुद पता नहीं कि नीलकंठ जो है पूरे चिड़ियाघर में जितने भी जीव जंतु हैं उसके संरक्षक और सेनापति के रूप में वो नियुक्त हो गए। ये कैसे पता चला महादेवी वर्मा जी को, आगे देखेंगे तो पता चलेगा। महादेवी वर्मा जी कहती है कि सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र करता और उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सब की रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चक्षु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। इस तरह से वो जो नीलकंठ है, मोर है, वो यहाँ के पशु पक्षियों की रखवाली भी करता, उनका ध्यान भी रखता और गलती करने पर सजा भी देता। यहाँ पर आए कठिन शब्दार्थ है चक्षु प्रहार अर्थात चोंच से चोट। आगे देखते हैं। लेखिका लिखती है कि खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा देता था और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रहता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्ण भेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुआल सा खेल खेलते रहते थे। लेखिका बताती है कि वो किस प्रकार से खरगोश के बच्चों के साथ खेला करते थे। कभी उनके कान को चोंच से पकड़ लेते और इस प्रकार से रखते कि वो जब तक रोने ना लगते तब तक के उसको ऊपर में वो उठा करके रखते। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता कि छोटे छोटे जो खरगोश हैं उनके कान में छेद भी हो जाता। इनकी नुकीली जो पैनी नुकीली उनकी जो चोंच है उससे, मोर के चोंच जो है नुकीली होती है ना, तो उससे कभी कभी उठाते तो कभी कभी छेद भी हो जाता। फिर महादेवी वर्मा कहती है कि जब ऐसा हो जाता तो फिर उनको कभी भी वो कष्ट देने की नहीं सोचते। वो चाहते कि उनको फिर कभी कान में उनके चोट ना लगे, इसका वो ध्यान रखते थे, उनके साथ खेला करते थे। आगे लेखिका लिखती है कि जितने सारे यहाँ जीव जंतु हैं ये सब वो पैर फैला करके पंख को फैला करके बैठ जाते थे मिट्टी में और मिट्टी में बैठने के बाद इन सब जितने भी पशु पक्षी हैं वहाँ पे चिड़ियाघर में उनको अपने पंखों से खेलने देते। उन लोग उसके पंख के अंदर छुपन छुपाइन का खेल खेलते रहते थे। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ आर्तक्रंदन अर्थात दर्द भरी आवाज में रोना, पैनी अर्थात नुकीली, कर्णवेद अर्थात कर्णछेदन। आगे देखते हैं आगे लेखिका क्या बताती है पैराग्राफ में। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जो है जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए।
केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उसे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। महादेवी वर्मा का लिखती हैं कि ऐसे ही चिड़ियाघर में इन लोग खेल खेलते, मज़े से रहते, सब लोग मिलजुल करके रहते और सबका प्रमुख बन गया था नीलकंठ। अचानक एक दिन ऐसी घटना घटती है कि उस चिड़ियाघर में एक सांप आ जाता है। सब लोग तो बड़े जीव रहते हैं, भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, लेकिन एक खरगोश का जो बच्चा रहता है वो नहीं दौड़ पाता, नहीं भाग पाता, जिसको सांप जो है अपने मुँह में दबा लेता है। आगे क्या होता है? आगे लेखिका कहती है कि नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। इस तरह की स्थिति हो गई है कि यदि इसको चोंच मारा जाए। नीलकंठ सोच रहा है मन ही मन। पहले तो वो क्या करता है, इसकी जो धीमी धीमी स्वर सुनाई दे रही थी उसको नीलकंठ सुन लेता है। सुनने के बाद वो अपने पंख को समेटता है, वहीं से जंप कर देता है और झट से नीचे आ जाता है। और जैसे ही नीचे आता है तो उसकी बुद्धि इतनी तीव्र है, बता रहे हैं लेखिका, कि वह समझ जाता है कि यदि मैं सांप को काटूं चोंच से तो खरगोश को भी चोट लग सकती है, खरगोश भी घायल हो सकता है। माने इतनी सोचने समझने की शक्ति मोर जैसे पक्षियों में होती है, ऐसा उनका मानना है। आगे लेखिका क्या लिखती है? कहती है कि उसने सांप को फन के पास पंजों में दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुँचे। लेखिका बताती है कि ये जो घटना घटी, खरगोश को सांप पकड़ लिया था, खाने वाला था, निगलने वाला था, कि अचानक ये नीलकंठ नामक मोर उसको ऊपर से देख लेता है और झट से आकर के वह सांप के फन को अपने पंजों में दबा लेता है और उसको अपने चोंच के प्रहार से मारता है। और उसके मारने से, उसके प्रहार से उसके मुख में जो खरगोश रहती है वो क्या हो जाती है? निकल आती है। खरगोश का बच्चा निकल आता है। अब क्या होता है? निकल तो आता है, बता रही है लेखिका, लेकिन वह क्या हो गया है? मूर्छित हो गया है, निश्चेष्ट सा हो गया है, अर्थात मूर्छित हो गया है। अब राधा बेचारी तो ये नहीं जरूरी समझी, क्योंकि मोर काफ़ी था सारी चीज़ करने के लिए। तो वो क्या करती है, जितने भी चिड़ियाघर में जो लोग हैं उनको अपने मधुर स्वर से केका, यानी मोर की जो मोरनी होती है उनकी मधुर ध्वनि को केका कहा जाता है। तो उनके अपने केका ध्वनि से, अपने मधुर आवाज़ से वो क्या करती है, पूरे सब तरफ इसका प्रचार प्रसार कर देती है, फैला देती है कि कोई घटना आज चिड़ियाघर में घटी है। आगे देखते हैं। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया। जब उसने सांप को मार दिया, पूरी उसकी मृत्यु हो गई, तब वो आगे बढ़ा और खरगोश की सेवा करने लगा। देखो किस प्रकार सेवा करता है वो। रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा, अपने पंख के नीचे उसे दबा करके रखा, उसको गर्मी देने लगा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? अब लेखिका कहती है कि कार्तिकेय की सवारी है ना, कार्तिकेय भगवान जो है उनके जो वाहन है वो मोर है। तो वो कहते हैं कि आखिर इसको क्यों चुना होगा? आज मेरे समझ में आया। यह उस पक्षी की रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। उनकी सुंदरता भी वैसी है, साथ ही उनका दिमाग भी है और वो कुछ काम का भी है, प्रहार भी करना आता है उसको। तो लेखिका कहती है इसीलिए कार्तिकेय भगवान ने इसको अपना युद्ध वाहन बनाए हैं। इस पैराग्राफ में आए कठिन शब्दार्थ है निश्चेष्ट अर्थात अचेत या मूर्छित होना। आगे देखते हैं। लेखिका कहती है
कि मयूर जो है कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। ये जो पक्षी है मोर, वह कला प्रेमी भी है और वीर भी है। केवल वो कठोर नहीं है, मारने वाला पक्षी नहीं है जैसे कि ये लोग रहते हैं बाज और चील की श्रेणी में। ये जो मोर है उनको नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये वीर भी होते हैं और कला प्रिय भी होते हैं, दयालु भी होते हैं। बहुत सारे इनमें एक्स्ट्रा गुण होते हैं जिसके कारण हम इसको बाज और चील की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि बाज और चील जो है वो क्या है, हिंसक पक्षी के रूप में जाने जाते हैं। ये किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं, थोड़ा कठोर होते हैं। पर लेखिका कहती है कि मोर को उस श्रेणी में नहीं रख सकते जिसका जीवन ही क्रूर कर्म है। अर्थात बाज और चील का क्या है, उनका जो स्वभाव है वो क्रूरतापूर्ण रहता है, कठोर होते हैं वो लोग। लेकिन नीलकंठ में कुछ और जातिगत विशेषताएं हैं। जातिगत विशेषताएं यानी जो मोर में होने चाहिए, उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। यानी मानव में जो गुण होता है, दया दृष्टि के भाव जो होते हैं, है ना, सेवा के जो भाव होते हैं, सहयोग की जो भावना होती है, संगठन की जो भावना होती है, वो सारा गुण इसमें थे, ऐसा महादेवी वर्मा लिखती है। आगे वो बताती हैं कि मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। लेखिका बताती है कि इसमें कुछ विशेष गुण हैं और साथ ही साथ वो ये भी बता रही है कि जब घटा छाती है, अंधेला होता है, आप लोग सब जानते होंगे जब बदली आती है तो मोर नाचने लगते हैं। तो ये भी नीलकंठ भी क्या करता है, जब घटा छा जाती है तो अपने इंद्रधनुषी जो गुच्छे के समान अर्थात 7 रंगों के से रंगित ऐसे गोलाकार अपने जो पंख है उसको फैला लेता है और आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ वह थिरकने लगता है, नृत्य करने लगता है। तो आज का पाठ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।